हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी टीआरई 4.0। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज नोटिफिकेशन जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो कहा गया कि जो हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम जो है मई में आ सकता है। तो आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाला है उसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, मैं भी इस बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल हूँ। तो आप लोग को एलिजिबिलिटी तो पता ही होगा। तो आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले सिलेबस जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा 6 to 8 के लिए टीजीटी के लिए मैं एलिजिबल हूँ और पीजीटी के कॉमर्स के लिए एलिजिबल हूँ। टीजीटी से सोशल साइंस के लिए और कॉमर्स 11-12 के लिए। तो जो भी आप सभी इनमें से जो भी कॉमर्स के लिए एलिजिबल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग सबसे पहले जनरल पेपर की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जनरल पेपर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों में 40 मार्क्स के जो जनरल पेपर है वो आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर, मैथ्स जो है इससे संबंधित हम लोग से क्वेश्चंस टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी हो इस हम लोग सबसे पहले जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। तो उस सबसे पहले सभी के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक जो है क्लास 6 to 8 के नोट चाहे जैसे भी पढ़े, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो नोट्स है उसे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले क्लास 6 की जो है हिस्ट्री की बुक को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 6 की है एससीईआरटी। बुक का नाम है अतीत से वर्तमान। अतीत से हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान में आएंगे, उसके बारे में इतिहास में क्या हुआ था सभी इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ही इतिहास के बारे में हम लोग, आप लोग को सभी को पता होगा कि इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में भी 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पहला प्राचीन, मध्य और तीसरा आधुनिक। तो चलिए हम लोग क्लास 6 के एससीईआरटी को पढ़ते हैं, जिसमें इतिहास के यहाँ पे आप देख रहे लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले क्लास 6 में के एससीईआरटी में जो है आपका प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सब क्या है लिखा हुआ कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इतिहास में क्या घटित हुआ मानव जाति के बारे में बहुत तरीके से मिलती है। पुस्तक, जैसे तो पुस्तक हाथों से लिखित होने के कारण, पहले के जो पुस्तक थे वो हाथों से लिखित होने के कारण उसे क्या कहते थे, पांडुलिपि। पुस्तक जो है हाथों से लिखे होने के कारण उसे क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। फिर है ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी जाती है। दो प्रश्न यहाँ से बनेगा। हाथ से लिखी हुई पुस्तक जो हाथ से लिखी जाती थी प्राचीन में उसे क्या कहते थे, पांडुलिपि। और पांडुलिपि किस पे लिखे जाते थे, तो भोजपत्र और तारपत्रों पे लिखी जाती थी। आगे देखते हैं। डॉक्टर स्पूनर ने जो है पटना के कुम्हरार नामक स्थान, जो भी पटना में तो पता हो कि कुम्हरार कहाँ पे, तो कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा किसका जानकारी प्राप्त किया, किनके द्वारा, डॉक्टर स्पूनर के द्वारा पटना के कुम्हरार नामक स्थान में जो है खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल के स्तंभ निकाले। कहाँ निकाले, पटना के कुम्हरार में। ठीक है, और क्या है, खुदाई से सोने के बैल के टुकड़े मिले। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई के में सोने के बैल के भी टुकड़े मिले। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। जैसे कहा जाता है कि मानव के इतिहास की जानकारी कई तरीकों से मिलती है, जैसे पुस्तकों से। फिर यहाँ बात हो रही है सिक्के, तो जो सिक्के थे वो किनके द्वारा ये की जाती थी, सिक्के जो है शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कई लिपि अंकित होती थी। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा शास्त्र। तो अभी हम लोगों ने 1 पॉइंट, सेकेंड, थर्ड,
फर्स्ट पॉइंट में कुछ खास नहीं है। सेकंड पॉइंट जैसे मानव जाति के इतिहास कई जन स्रोतों से मिलते, जैसे पुस्तक में आपकी बात आ जाती है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है, जो पहले के जो हाथों के द्वारा लिखी होती है, इसलिए उसे पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी, भोजपत्र और ताड़पत्रों पे। फिर बात करते हैं डॉक्टर स्पूनर जो थे, डॉक्टर स्पूनर के द्वारा जो है कुम्हरार में नमक पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य किसके राजमहल के स्तंभ मिले, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ मिले। रेडियो कार्बन विधि द्वारा जो है कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निर्धारित करते हैं। मतलब प्रश्न आ सकता है कि कौन सी विधि के द्वारा जो है पता लगाकर जीव की आयु का निर्धारण कि वो कितने वर्षों का है, कितने वर्षों पुराना है, उसकी पता लगाते हैं। तो रेडियो कार्बन विधि C14 जिसे बोलते हैं C14। अगला है तिथियों का मतलब है हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। जो हमारा देश भारत है यहाँ जो है तिथि की गणना किस पे होती थी, विक्रम संवत और शक संवत होती थी। और तब अब जो है मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। जन्म उनके जो ईसा मसीह का जो जन्म उनको हम लोग 0 वर्ष माना जाता है ना, 0 वर्ष। तो जब बीच में ईसा मसीह जिनको हम लोग 0 वर्ष कहते हैं और यहाँ से हमारा आगे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। और इससे पहले जो है बढ़ते हुए को हम लोग घटते में लाएंगे, जैसे 278 ईसा पूर्व। अब जो आएंगे हमारा क्या जा रहा है 200, वैसे करके 278 है तो 280 करते करते एक समय आएगा जहाँ पे 0 पड़ेंगे और तब यहाँ से हम लोग बढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे देखते हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो पटना में। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है, पटना में। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय पालीगंज स्थित भरतपुरा है, जहाँ अनेक पांडुलिपियाँ जो है सुरक्षित है। पांडुलिपियाँ पता है किसे कहते हैं, पहले जो हाथों से लिखित होने के कारण से पांडुलिपि कहते थे, ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। और बहुत सारी पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसके यहाँ तक आपको सभी को समझ में है। आगे देखते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, जो हम फिजिकली हम लोग इसको 4 भागों में बांटकर अपने पढ़ते हैं। पहला जो है उत्तर भारत, आप लोग को दिशा की जानकारी होनी चाहिए मैप पे। जैसे इधर बोलेंगे तो पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। मैप आप लोग को मैप को एकदम अच्छे से रट जाना है, ठीक है। तो जो पूरब है क्या बोला जा रहा है कि उत्तर के मैदान, तो उत्तर कहाँ गए, ऊपर, ये जो कश्मीर साइड है ये उत्तर के मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए, यहीं पे पंजाब जो है ये सब जो है अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कहाँ है, तो उत्तर। 4 भाग में बांटे। पहला उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, जो तराई के जंगलों में प्रारंभ होकर हिमालय से शिखर तक फैले, इसमें कश्मीर, कांगड़ा तथा सिक्किम के प्रदेश है। उत्तर के मैदान, ये उत्तर क्या तो हो गया, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, 2 इसमें बांटे, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के मैदान जो है वो भूमि उपजाऊ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती बहती है। दक्षिण पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा, विंध्याचल एवं सतपुरा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अलग करती है। ये भी यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सी पहाड़ी जो है उत्तर भारत और दक्षिण, ये जो उत्तर और ये दक्षिण, तो कौन सी पहाड़ी, विंध्याचल एवं सतपुरा की जो पहाड़ी है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ी भारत को अलग करती है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश है। सुदूर जो है दक्षिण, नीचे की ओर दक्षिण के गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी उपजाऊ डेल्टा वाले क्या है, प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। दर्रा सभी को समझ में आया, खैबर समझ में आया, कहाँ है, उत्तर पश्चिम के पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के कब्रिस्तान मैदान के बीच हिंदकुश के सफ़ेद को पर्वत। आगे देखते हैं क्या है, जो है बोलन क्या है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा पता है,
जो क्वेटा को जैकोबाद से जोड़ता है। तो क्वेटा को जैकोबाद से जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहते हैं? बोलन। और बोलन कहाँ पे है? अभी आप लोग को पता ही, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा क्या है? पाकिस्तान में क्या है? बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा। आगे देखते हैं। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का विस्तार किया। महापाषाणी संस्कृति क्या? मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। आगे देखते हैं क्या है? कोल्डिहिवा क्या है? कोल्डिहिवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाने के प्रमाण मिले। कहाँ मिले? कोल्डिहिवा। और कोल्डिहिवा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में, है ना। कोल्डिहिवा और चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चोपानी मांडो, तो चौ से चावल, चौ से चोपानी मांडो और कोल्डिहिवा में चावल के उपजाने का प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है? लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम, फिर हम लोग देशक जानेंगे पूरब पश्चिम उत्तर, यहाँ की बात हो रही इधर, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा, क्योंकि इधर से आने रहे थे तो क्या कहते थे? सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। इसी से हमारा जो है इंडिया निकल का मगध का प्रथम साम्राज्य था। मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था। अगला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा पार्ट 1 में कुछ खास नहीं था। पार्ट 2 में कब, क्या, कब और कैसे, ठीक है। आगे हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। प्रारंभिक समाज में क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश में क्या है? भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी। ठीक, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र बनाया करते थे। जो शिकारी थे पहले के लोग, जो हमारे थे, वो क्या करते थे? शिकार करते थे। और जो मध्य प्रदेश के भीमबेटका है और बुढ़नी और पंचमढ़ी है, यहाँ पे शिकार गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र बनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बुढ़नी और पंचमढ़ी। ठीक है। पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया जाता था और बांस के ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के बनाए गए चित्र भीमबेटका के गुफाओं में पाया जाता है। अगला देखते क्या है? पैसरा के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है? पैसरा बिहार के मुंगेर जिले अवस्थित है। पैसरा कहाँ है? बिहार के मुंगेर जिले अवस्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले। यहाँ के से यूरोप के जो फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह के औजार मिले। कह रहा है पैसरा कहाँ है? पहली बात, बिहार। यहाँ क्या मिले हैं? बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले। यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह के औजार मिले। जो यूरोप में पाए थे वो पैसरा में मिले हैं। ठीक है। आगे, पैसरा संभवतः आवास निर्माण स्थल है। पैसरा क्या था? आवास निर्माण स्थल था। पाषाण काल, अर्थ पत्थर से। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर से। जैसे, और आपको बताई थी ना, जैसे इतिहास को पहले 3 भाग में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को भी हम लोग बोलते हैं पाषाणिक काल, जिसको हम लोग बोलते हैं पत्थरों के द्वीप का काल। तो पाषाण को भी 3 भाग में बांटते हैं। पहले पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव्य पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे। तो प्राग ऐतिहासिक में जो पहला
पूरा पाषाण है, उसमें पाषाण काल में क्या करते लोग मनोरंजन के चित्र और नृत्य करते थे। इतिहास के पिता किसे कहा गया है, तो हेरोडोटस को कहा गया है। भीमबेटका अभी बताए थे, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश पता था पर मध्य प्रदेश के कौन से जिले, रायसेन जिले में है। शैल चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जहाँ पे शिकारी को है ना दीवार पर रंगीन चित्र बनाया करते थे और रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे। ठीक है, तो ये भीमबेटका में गुफाओं में पाया गया है। क्या पाया गया है, जो है चित्रकारी का साक्ष्य पाया गया है। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख है। विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख जिस पर लिखते हैं ना, वो क्या है, बोगाज कोई अभिलेख है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मानव के निशान, बिहार उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मानव के निशान बिहार मुंगेर पैसरा से मिला है। अभी यहाँ पे भी पैसरा देखे थे, पैसरा के बारे में क्या था, पैसरा जो था बिहार के मुंगेर जिले में स्थित, यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले। यहाँ से यूरोप फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह औजार मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग चैप्टर 4 प्रथम कृषक एवं पशुपालक के बारे में। कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, जैसे अभी लोगों को पता भीमबेटका के कौन से जिले में, रायसेन जिले में जो है क्या मिला, मानव क्या कहते हैं शैल चित्रों के लिए, मतलब शैल चित्र मिले जो पत्थरों को रगड़ कर है ना रंगीन चित्र में दीवार पर रंगीन चित्र बनाकर रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार कर करके बांस और ब्रुश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। ठीक है, कहाँ, मध्य प्रदेश के भीमबेटका कौन से जिले में, रायसेन जिले। अब हम लोग प्रथम कृषक एवं पशुपालक के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इसके बारे में, कि जो है खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश के पहाड़ियों की तलछट से हुई। सबसे पहले कृषि की खेती क्या हुआ, ईरान और इराक देश के पहाड़ियों के तलछट से हुई। ठीक है, आगे है, पहले वहीं के रहने वाले लोग खेती आरंभ किया। कहाँ के, ईरान और इराक के लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, प्राप्त वस्तु पुरास्थल और वर्तमान में यह जगह कहाँ पे है, तो देखते हैं उसके बारे में। जैसे सबसे पहले जो कृषि में सबसे पहले कौन से अनाज के साक्ष्य मिले, गेहूं और जौ और गेहूं। तो जौ और गेहूं का पुरास्थल कहाँ है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़। जैसे देखिए म भी प और प लास्ट में क्या आता है, म। तो मेहरगढ़ कहाँ मिला, पाकिस्तान में। ये याद करने के कुछ तरीके अपना याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या क्या का साक्ष्य मिला, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी। अगला है चावल। अभी लोगों को पता है चावल जानवर की हड्डी, जानवर की हड्डी। कोल्डीहिबा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। कोल्डीहिबा उत्तर प्रदेश। फिर चावल के कहाँ मिले, जानवर और जानवर के खुर के निशान, मेहरगढ़ पाकिस्तान। अभी बताए थे मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान। और चावल के साथ कहाँ मिले, कोल्डीहिबा, ये कहाँ पड़ता है, यूपी में। गेहूं, दलहन, गेहूं और मेहरगढ़ और भी बुरजहोम में भी। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी। जो भेड़ बकरी आपको जो मेहरगढ़ में, और बुरजहोम जो कश्मीर। गेहूं, कुत्ता, भेड़, बकरी कहाँ साक्ष्य मिले, कश्मीर, बुरजहोम। बुरजहोम कहाँ पड़ता है, तो कश्मीर। अगला गेहूं, चना और जौ, चिरांद, बिहार में भी इसके साक्ष्य मिले। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, पैचमपल्ली, आंध्र प्रदेश। पैचमपल्ली, आंध्र प्रदेश। पैचमपल्ली, आंध्र से अंधा तो काला दिखता नहीं, यानी काला चना का साक्ष्य कहाँ मिला, आंध्र प्रदेश में। तो आप लोग को याद हो गया। आप लोग फिर से बताएंगे, मैं इसको हाइड करती हूँ, आप लोग बताइएगा। जैसे जो है बताएंगे कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान। कोल्डीहिबा यूपी, मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुरजहोम कश्मीर, चिरांद बिहार, पैचमपल्ली आंध्र प्रदेश। पाचमपल्ली आंध्र प्रदेश, पाचमपल्ली आंध्र प्रदेश। अब बताइएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान, पैचमपल्ली, बताइए, पैचमपल्ली आंध्र प्रदेश, पैचमपल्ली आंध्र प्रदेश। चिरांद बिहार, चिराग पासवान है ना बिहार के, तो चिरांद बिहार, चिरांद बिहार। और एक कश्मीर में क्या था,
बताइएगा कश्मीर में क्या है। कश्मीर में भी कई साज कुछ मिले हैं, जैसे चावल, जैसे कि आपका हो गया चावल जानवर, है ना, वो क्या हो गया आपका बुर्जहोम, गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? तो कश्मीर में। देखते हैं कि पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः युवा स्थान है जहाँ पहले गेहूं, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले। कहाँ? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले। यहाँ पुराविदों के 7 स्तर प्राप्त हुए। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का, और प्रत्येक स्तर में कृषि उत्पादन और पशुओं के भेड़ बकरी पालने का साक्ष्य मिला। आप बात करते हैं चिरान, तो अभी बताया चिराग पासवान कहाँ के? बिहार के। कहाँ? छपरा। बिहार के कौन सा जगह? छपरा। बिहार अस्थाई सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति देखने को मिलती है। कहाँ? बिहार के चिरांद जिले में। यहाँ से 3 स्तर मिले। यहाँ से पत्थर के औजार अलावे बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले। कहाँ? बिहार। जो हम लोग बिहार के हैं, जो बीपीएससी बिहार में ही, तो बिहार पब्लिक सर्विस, तो बिहार के आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे प्रश्न आ सकते हैं कि जो है 3 स्तर कहाँ मिले? बिहार। चिरांद कहाँ पड़ता है? तो बिहार के छपरा जिले में। फिर जो है बिहार के अस्थाई जीवन पहली कहाँ है? तो नवपाषाण संस्कृति। यहाँ से घर गोल होते थे। यहाँ के घर कैसे होते? इनके घर के चूल्हे के एक समूह मिले। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर और जो काले, नीले, लाल, घुंसर रंग के। यहाँ गेहूँ, धान, मसूर साक्ष्य मिले और मिट्टी के खिलौने भी मिले। कहाँ से? बिहार के चिरांद, जो छपरा जिले में पड़ता है। सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहली खोज, आग की खोज। सबसे पहला जो अनाज है जो कृषि में करा तो वो गेहूँ, जौ, गेहूँ। फिर सबसे पहले पालतू किसे बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा पाठ था प्रथम कृषक। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कृषक के बाद पढ़ेंगे पाठ 5 जो है प्रारंभिक शहर। सबसे पहले शहर कहाँ पे बसा, क्या कहते थे, उसके बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण, है ना। जैसे हम लोग पटना शहर में रहते हैं, तो सबसे पहले जो है नवपाषाण काल के बाद धातु युग प्रारंभ हुआ। नवपाषाण के बाद आप लोगों को बताई थी कि प्राग ऐतिहासिक, इसको 3 में प्राचीन, प्राग ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं? प्राग इतिहास पहला बताई थी। प्राग ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को भी 3 भाग में, पूरा पाषाण, नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो अब हम लोग जो कहते हैं नवपाषाण जो है में ही शहरीकरण की युग हुआ था। नवपाषाण काल में बाद धातु युग प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल के बाद जो क्या हुआ? धातु युग का प्रारंभ हुआ। धातु युग में निम्न नगरों का विकास हुआ, जैसे कोटदी, जियमरी, सिंध, सरायखेला और जलीलपुर उत्तरी पंजाब। सरायखेला और कहाँ? उत्तरी पंजाब। कालीबंगा राजस्थान। ये सब क्या है? शहर है। पहला धातु क्या किस चीज़ की खोज हुई? तो तांबा, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया गया। कहाँ से तांबा प्राप्त किया? नदी के तलहटी। भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन में सांग सभ्यता। नवपाषाण युग के बाद जो विश्व की कई हिस्सों में नवमानवीय संस्कृति के समावेश प्रवेश किया गया। ठीक है, नवपाषाण के बाद जो है धातु युग प्रारंभ हुआ, है ना, जिसमें भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया, चीन में सांग सभ्यता सभ्यता की खोज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली खोज क्या थी? जो हमारे शहरीकरण में हड़प्पा सभ्यता लगभग 150 साल पहले। आप लोग को बताई थी ना कि ईसा मसीह इसके पहले जो है बढ़ती है, तो वो हमारा सूचक होता है कि आगे का समय का, और उसके बाद जो है मतलब बढ़ती, जैसे 150, फिर 155, 100 जो पे लास्ट आएगा यहाँ पे 0। ठीक है। सबसे पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा प्रस्तर खंडर का पता चला। कहाँ पता चला? तो पश्चिमी पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो वहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा प्रस्थल के बारे में खंडर का पता चला। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्से में विभाजित थे। कौन से 2? पहला पश्चिमी हिस्सा और जो है
पश्चिमी हिस्सा और छोटा परंतु सुखी संपन्न। दूर ऊंची जगह पर बसा हुआ था। पूर्वी हिस्सा जो है बड़ा परंतु निचले एवं साधारण लोग रहते थे। कहाँ? पूर्वी हिस्सा में। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा नगर की स्थिति में देखते हैं कि ये सब कहाँ, हड़प्पा कहाँ के द्वारा, किनके द्वारा खोजा गया। मोहनजोदारो किसके द्वारा, कालीबंगा कौन से खोजकर्ता के द्वारा खोजा गया, कब खोजा गया और कौन से नदी तट पे खोजी गई, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हड़प्पा जो है नगर, पहला हड़प्पा किसके था? दयाराम साहनी कब? 1921 में इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अगला है 1922 मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने 1922 में कौन सी सिंधु सभ्यता भी, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते हैं। नहीं, किसे? सबसे बड़ा शहर की वजह से ना, जैसे राबी, सिंधु, कालीबंगा, ब्रजवासी, लाल 1961, घग्गर नदी से, फिर लोथल रंगनाथ राव 1954, भोगवा नदी, धौलावीरा RS बिस्ट 1989 to 1990, लूनी नदी, चनहुद्रो गोपाल मजुमदार 1931, सिंधु, रंगपुर मध्वस्वरूप कब किया गया? 1931 से 1953, कौन सी नदी? मादर नदी। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो आज बस इतना ही तक पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे से अभी क्लास 6 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। 5 के बाद आपका हो जाएगा 6 का नाम है जीवन के विभिन्न आयाम। 6 के बाद फिर आपका 7 हो जाएगा। 7 पार्ट का आपका नाम है प्रारंभिक राज। फिर है आपका 9, ठीक है, नए प्रश्न नवीन विचार, आप पार्ट 9 में देखेंगे। उसके बाद फिर पार्ट 8 पार्ट 9 में है आपका प्रथम साम्राज्य। इसके बाद ये हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो हम लोग 4 पढ़ लिए, 5वां हमारा जो है ख़त्म होने पे है। तो आशा है कि आप सभी को हम लोग जो पढ़ें आज समझ में आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। और अगर आप लोग को अच्छा लगा है, कहीं त्रुटि है तो उसे भी बताएं। फर्स्ट डे था तो हो सकता है कहीं गलती हुई होगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और फिर से हम लोग अगले दिन मिलते हैं और इसको आगे के कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए सभी को बाय बाय एंड शुभ रात्रि।